नमस्कारम टू ऑल। मानस इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के लिए पेपर सॉल्यूशन जीएसईबी मार्च 2024। मैं हूं मनन सर। शुरू करते हैं। क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम Al2O3। Al2O3 से 2 मोल एल्यूमिनियम लेने के लिए हमें कितनी क्वांटिटी ऑफ चार्ज की जरूरत पड़ेगी। तो देखते हैं यहाँ पे। देखो, 1 मोल Al3+ से 1 मोल Al बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है 3 मोल इलेक्ट्रॉन की। तो अगर यहां पर देखते हैं Al2O3 की बात कर रखी है, मतलब 1 मोल में 2 Al3+ होने वाले हैं। तो अगर हमें 2 Al3+ को 2 मोल Al में कन्वर्ट करना है, 2 मोल Al3+ 2 मोल Al में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो देखो, यहां पर 1 मोल के लिए 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो अगर इसके मल्टीप्लाई 2 हुआ है तो यहां से भी मल्टीप्लाई 2 कर दो, तो यहां पर हो जाएंगे 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब 6 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी को थोड़ा कुछ और समझने के लिए यहां पर देख लो, जैसे 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 फैराडे होता है, 3 मोल इलेक्ट्रॉन 3 फैराडे हुआ, जो यहां पर हम सोच रहे थे 3 मोल इलेक्ट्रॉन तो 3 फैराडे हुआ। तो यहाँ पर 6 मोल इलेक्ट्रॉन अगर आ जाए, जैसे यहाँ पर काउंट करेंगे 6 मोल इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो आंसर बन जाएगा 6 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर नेक्स्ट देखते हैं। इन मर्क्यूरी सेल विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज कैथोड। तो इसमें टेक्स्ट बुक में एज इट इज है। कैथोड के तौर पे जो यूज हो जाता है वो है HgO एंड कार्बन, मतलब ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब है। फिर नेक्स्ट, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर NaCl, HCl एंड NaAC ये दे रखे हैं। अब अगर हमें काउंट करना है HAC के लिए, तो कैलकुलेशन क्या होगी यहां पर देखते हैं। अगर हमें HAC काउंट करना है तो एसिटिक एसिड, ये AC मतलब एसिटाइल ग्रुप के जैसे समझ लो, एसिटेट ग्रुप के जैसे CH3COO, और ये हाइड्रोजन है, मतलब अगर HAC के बारे में काउंट करना है तो जहां पर भी H आ रहा है या फिर जहां पर भी AC आ रहा है उनको प्लस करना है, और बाकी का टर्म जो है वो माइनस होना चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन है A। उसके अकॉर्डिंग जब ये काउंट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर मिल जाएगा A, जो कि है 390.5। फिर ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं। विच नस्ट इक्वेशन इज करेक्ट फॉर द फॉलोइंग सेल। अब ये एक सेल दे रखा है और हमें दे रखे हैं अलग अलग सेल। अब अलग अलग ई सेल की जो वैल्यू है उसमें से कौन सा है वो सही होगा, तो कैलकुलेशन देखते हैं। यहां पर Al और Zn के लिए इक्वेशन कुछ ऐसे बनाया जा सकता है। एक Al3+ में कन्वर्ट होगा तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, Al का ऑक्सीडेशन हुआ, और ऐसे ही जिंक जो है उसका रिडक्शन हुआ, Zn2+ से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के Zn में कन्वर्ट हो रहा है। यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफरेंट है। अगर हमें नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम करने हैं तो फर्स्ट रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और सेकंड रिएक्शन को 3 से। अगर ऐसा कर देते हैं तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बाकी जो बचा वो हमारा सेल रिएक्शन हो जाएगा। उसमें ये प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन करेंगे, तो इसमें जो भी नंबर ऑफ मोल्स हैं वो पावर में आ जाएंगे। तो Al3+ है उसकी पावर आ जाएगी 2, और ऐसे ही Zn जो है Zn2+ उसकी पावर आ जाएगी 3। तो उसके अकॉर्डिंग जब चेक करेंगे तो ऑप्शन सी जो है E सेल इक्वल्स E0 सेल माइनस 0.059/6। 6 क्यों आया? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 थे। लॉग ऑफ प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, या फिर बोलेंगे एनोड डिवाइड बाय कैथोड कॉन्सेंट्रेशन। तो उसके रिगार्डिंग वैल्यू यहां से ले ली हमने, आंसर आ जाएगा सी। फिर नेक्स्ट देखते हैं। इफ वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट के इज दिस वन, देन आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर। अब रिएक्शन का ऑर्डर हमें कैसे पता चलेगा जब हमें के की वैल्यू दे रखी है? तो आपको सिंपली उसका यूनिट चेक करना है। अब ये जो यूनिट है वो किसका हो सकता है? तो सेकेंड ऑर्डर का। इसको काउंट करने के लिए मेथड देखते हैं। यहां पे रेट जो है उसका इक्वेशन ऐसे बनता है जिसको रेट लॉ, रेट इक्वेशन या रेट एक्सप्रेशन भी कहते थे। यहां पे अगर हम के को सब्जेक्ट बना लेते हैं तो रेट के डिवाइड में आ जाएगा ये ए, और ब्रैकेट जो कर रखा है उसका मीनिंग होता है कॉन्सेंट्रेशन, जो कि होता है मोलारिटी में।
और यहां पर ये जो कॉन्सेंट्रेशन है उसकी जो पावर है वो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इन रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए या फिर रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट बी है। तो x प्लस वाई की वैल्यू जो बनेगी वो n बन जाएगी, जो कि है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब यहां पर सेकेंड ऑर्डर अगर हम सोच लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग यूनिट क्या बनता है वो डिफाइन करते हैं। तो K इज इक्वल टू मोलर, ये रेट जो है उसका इक्वेशन बन जाता है, उसका यूनिट बन जाता है मोलर पर सेकेंड। तो यहां पर एक मोलर के साथ कट होगा, उसके अकॉर्डिंग यहां पर कुछ ऐसा बचेगा। मोलर को मोल पर लीटर भी कहा जा सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये इक्वेशन बनेगा और ये जो है इसका फाइनल यूनिट हो जाएगा ये, जो कि ऑप्शन सी सेकेंड ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये जो है वो यहां पे दे रखा था लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। फिर नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द स्लोप ऑफ प्लॉट बिटवीन ln k वर्सेज 1/t इन आर्हेनियस इक्वेशन। तो आर्हेनियस का जो इक्वेशन है वो इक्वेशन होता है k इक्वल्स a इंटू ई रेस टू माइनस ई बाय आर टी। अब इस इक्वेशन में अगर दोनों साइड हम ln ले लेते हैं तो इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा, और इसी इक्वेशन में अगर ये नेगेटिव वाला टर्म हम पहले लिखते हैं, ln a को बाद में लिखते हैं, तो ये बन जाएगा। अब ये जो है इसी को हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से जब कंपेयर करते हैं तो जो m है वही स्लोप के तौर पे डिफाइन होता है, उसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस ई ए डिवाइड बाय आर, और वो वैल्यू दे रखी है डी ऑप्शन में, तो डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, अ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकेंड ऑर्डर इन बी, हाउ मेनी टाइम्स द रेट कांस्टेंट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स। मतलब ए और बी के रिस्पेक्टिव में ये जो रिएक्शन है वो रिस्पेक्टिवली फर्स्ट ऑर्डर ए के रिगार्डिंग और सेकेंड ऑर्डर बी के रिगार्डिंग। तो हमें ये देखना है कि अगर बी का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हम इंक्रीज कर देते हैं 3 गुना 3 टाइम्स, तो रेट जो है उसमें क्या चेंज आ रहा है। तो यहां पर समझते हैं, ये इक्वेशन बनता है ए के पर्सपेक्टिव में 1 और बी के पर्सपेक्टिव में 2 आ जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर और ये सेकेंड ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब यहां पे अगर हम बी का कॉन्सेंट्रेशन जो भी है उसको 3 टाइम्स कर देते हैं, तो ये जब 3 टाइम्स कर दिया तो यहां पर बी की जगह पर हमने 3 भी रख लिया। अब 3 की पावर 2 हो जाएगी तो वह बन जाएगा 9। तो इनिशियल जो रेट था उसके कंपेयर में ये वाला जो रेट है वो 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू कैटालिस्ट। तो इट इंक्रीजेस पोटेंशियल एनर्जी बैरियर, वो गलत है। इट इंक्रीजेस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो भी गलत है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। डज नॉट ऑल्टर गिब्स एनर्जी, ये बिल्कुल सही बात है कि जो भी कैटालिस्ट हैं वो गिब्स एनर्जी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करते। इट इंक्रीजेस वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, बिल्कुल गलत है, कैटालिस्ट तो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। कैटालिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी बट डज नॉट चेंज द डेल्टा जी। मतलब कोई रिएक्शन जो है जो अपने आप हो रही है तो कैटालिस्ट उसमें इफेक्ट कर सकता है, लेकिन अगर कोई रिएक्शन अपने आप हो ही नहीं रही तो उसमें कैटालिस्ट भी कुछ नहीं कर सकता। नेक्स्ट, विच ऑफ द रिलेशन इज करेक्ट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब अगर कोई रिएक्शन जो है वो जीरो ऑर्डर है तो उसके बारे में टी हाफ वाला इक्वेशन बन जाता है R0 डिवाइड बाय 2K। अब ये K जो है वो तो कांस्टेंट है, तो इसके अकॉर्डिंग टी हाफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के, तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ एन आयन इन एक्वियस सॉल्यूशन इफ इट्स एटॉमिक नंबर इज 28। मैग्नेटिक मोमेंटम क्या होगा अगर एटॉमिक नंबर 28 है। तो यहां पर हम समझते हैं निकल जो है वो 28 एटॉमिक नंबर वाला है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी आर्गॉन 3d8 4s2। अब यहां पे अगर आयन इन एक्वियस सॉल्यूशन एटॉमिक नंबर 28 है तो उसके अकॉर्डिंग जब इसको देखते हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड हो जाता है। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसको जब इस इक्वेशन में रखेंगे म्यू इक्वल्स रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2, तो उसमें n की वैल्यू जब 2 रखी जाएगी
तो आंसर मिल जाएगा 2.84 bm। फिर नेक्स्ट, विच ट्रांजिशन एलिमेंट डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इनको समझने के लिए पूरे के पूरे जो भी सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट हैं डी ब्लॉक के, उनकी बात करते हैं। डी ब्लॉक में जो फर्स्ट सीरीज हैं उन सभी केस में, जैसे ग्रुप 3 हैं तो उसमें स्कैंडियम में एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट थी +3, जबकि अगर हम निकल की बात करते हैं तो उसमें 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्रोमियम की बात करते हैं तो उसके केस में तो और भी ज़्यादा है, जबकि कॉपर के केस में 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स अवेलेबल है। मतलब एक ही केस है स्कैंडियम जिसमें एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट अवेलेबल है। What is the formula of मैंगनेट आयन? मैंगनेट आयन जो है वो होता है MnO4 2-, जबकि पर मैंगनेट आयन जो है वो होता है MnO4-। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, when acidified K2Cr2O7 solution is added to SN2+ salt, then SN2+ changes to what? तो यहां पर SN2+ जो है वो SN4+ में कन्वर्ट हो जाता है। ये टेक्स्ट बुक में दे रखी है, उन्हीं रिएक्शंस में से हैं। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, SN2+ SN4+ में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट इन द कॉम्प्लेक्स इज रिस्पेक्टिवली। अब इसको समझने के लिए पहले देखते हैं प्राइमरी वैलेंसी कैसे काउंट की जाएगी। तो प्राइमरी वैलेंसी इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल। अब ये जो है इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट के रिलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाला जा सकता है, तो इसके रिलेटेड एक्स सोच लो। En जो है वो न्यूट्रल लिगेंड है तो वहां पर चार्ज आ जाएगा 0, 3 टाइम्स इंटू 0। ये जो Cl है उसका चार्ज -1 होता है, तो 3 इंटू -1 दैट इज -3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ x को जब सब्जेक्ट बना लिया है तो आंसर मिल जाएगा +3। तो ये तो हो गई प्राइमरी वैलेंसी। तो ऐसे 3 हो जाए, ऐसे 2 ऑप्शन थे B एंड D। अब हम देखते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। तो सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो होते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहां पर देखते हैं कोबाल्ट के साथ टोटल जो है वो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं। यहां पर जो ग्रीन कलर से देख रहे हो आप, वो 6 बॉन्ड हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यहां पर सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगी 6। तो ऐसा ऑप्शन जिसमें 3 एंड 6 आ रहा है वो ऑप्शन बी है। फिर नेक्स्ट, ये कॉम्प्लेक्स है, इन दो कॉम्प्लेक्स में किस टाइप का आइसोमर है। तो हम देखते हैं कि इसके आयोनाइजेशन से SO4 बाहर निकलेगा और पूरा ब्रैकेट जो है वो सेपरेट होगा, जबकि इसके आयोनाइजेशन से Cl और पूरा ब्रैकेट सेपरेट हो रहा है। तो अगर इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं हम, तो आयोनाइजेशन से मिलने वाले स्पीसीज डिफरेंट है, इसलिए इनको बोला जा सकता है आयोनाइजेशन आइसोमर्स। नेक्स्ट, हाउ मेनी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन कॉम्प्लेक्स आयन? दिस वन। तो इसमें NiCN4 2- जो है उसके कॉम्प्लेक्स आयन की बात कर रखी है। ध्यान से समझना, सिर्फ Ni की बात नहीं हो रही, Ni वाला जो पूरा कॉम्प्लेक्स है उसकी बात हो रही है। तो समझते हैं, अगर ये कॉम्प्लेक्स हैं तो इसमें निकल का चार्ज बन जाएगा +2, वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब ऐसे ही अगर इस कॉम्प्लेक्स में देखा जाए तो निकल अगर हो तो 3d8 4s2 कुछ इस तरीके से होगा, लेकिन अगर वो +2 चार्ज हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकल गए तो 3d8 बचेगा। अब यहाँ पे जो है ये Cn जो कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो रीअरेंजमेंट होगा। जब रीअरेंजमेंट होगा तो ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग 4 वैकेंट ऑर्बिटल हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी। अब वो जो ऑर्बिटल्स हैं उसमें 4 लिगेंड के 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब जुड़ जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग आंसर बन जाएगा DsP2, ये हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन हमें पूछा था कि इस कॉम्प्लेक्स आयन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं है, मतलब आंसर हो जाएगा A, दैट इज 0। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्बाइडेंट लिगेंड? एम्बाइडेंट लिगेंड कहते किसको है? जिसमें 2 अलग अलग एटम से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए जा सकते हैं। तो यहां पर देखते हैं SCN- जो थायोसाइनेट आयन है उसमें सल्फर से या नाइट्रोजन से, इन दोनों एटम से इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा सकते हैं और इसीलिए वो एम्बाइडेंट लिगेंड का एग्जाम्पल है। सेम वे NO2 भी एम्बाइडेंट लिगेंड का एग्जाम्पल है। NO2 में नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन, इन दोनों से इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा सकते हैं, इसलिए वो भी एम्बाइडेंट लिगेंड होता है। फिर नेक्स्ट,
amongst द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स। अब जो अवेलेबल कॉम्प्लेक्सेस हैं उसमें अगर ध्यान से देखो तो बाकी सारे के सारे जो हैं उसमें Cl या NH3 या H2O जो हैं वो मोनोडेंटेट है, जबकि C2O4 जो है वो बाइडेंटेट है। तो टेक्स्ट बुक में एक डिस्कशन आता है कि ऐसे लिगेंड जो किलेटिंग लिगेंड्स हैं उनकी स्टेबिलिटी मोनोडेंटेड लिगेंड जो है उनके कंपेयर में ज्यादा होती है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि वो किलेटिंग लिगेंड है तो वो ज्यादा स्टेबल वाले कॉम्प्लेक्स देगा। प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन SN1 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन में इनमें से रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? अब SN1 के लिए एक सिंपल सा ट्रेंड होता है और वो क्या है? 3 डिग्री, 2 डिग्री या 1 डिग्री, मतलब टर्शरी, सेकेंडरी या फिर और प्राइमरी। ये होता है रिएक्टिविटी का ट्रेंड। यहां पर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको देखते हैं तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो सेकेंडरी होगा। कैसे? कार्बन जो कि हैलोजन के साथ जुड़ा था वो कार्बन और 2 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए सेकेंडरी मॉलिक्यूल था। सेम वे अगर बाकी 2 मॉलिक्यूल्स के बारे में सोचते हैं तो यहां पर कार्बन जो हैलोजन से जुड़ा था वो कार्बन 1 और कार्बन से जुड़ा, मतलब ये प्राइमरी हो जाएगा। और ये कार्बन जो कि हैलोजन से जुड़ा था वो कार्बन और 3 कार्बन से जुड़ रहा है, मतलब ये टर्शरी हो जाएगा। तो यहां पर तीनों मॉलिक्यूल जो हैं वो डिस्टिंक्टली टर्शरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी के रिगार्डिंग है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो आंसर है वो बन जाएगा बी। फिर नेक्स्ट, विच रिएजेंट इज नॉट यूज्ड इन स्वार्ट्स रिएक्शन। तो स्वार्ट्स रिएक्शन में बाकी सारे यूज हो रहे हैं, SbF3, फिर AgF, CuF2, इवन Hg2F2 भी यूज होता है, लेकिन HF जो है वो यूज नहीं होता। तो ऑप्शन सी जो है वो ऐसा हो जाएगा जो कि स्वार्ट्स रिएक्शन में यूज में नहीं आता। फिर नेक्स्ट, विच इज द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब ये एक रिएक्शन दे रखी है और इस रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट क्या होगी इसके बारे में हमें बताना है। तो अब देखो, नॉर्मली हम क्या सोचते हैं कि यहाँ पर ये Br2 यूवी लाइट के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जुड़ेगा, तो वहाँ पर जो भी अल्काइल ग्रुप हैं उसके साथ ही उसका जुड़ाव होगा। तो यहाँ पर तो 2 ऑप्शन थे, या तो ये वाला कार्बन या ये वाला कार्बन। लेकिन जो बेंजाइल वाला कार्बन होता है उसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है रेजोनेंस की वजह से। इवन अगर यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो जाए तो जो फ्री रेडिकल कार्बन बनेगा वो तो प्राइमरी वाला बन जाएगा, जबकि इस केस में फ्री रेडिकल अगर ये कार्बन बनता है तो वो सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनेगा जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर Br जुड़ जाएगा और उसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। Br के यहाँ पर जुड़ने से 1 ब्रोमो इथाइल 1 ब्रोमो इथाइल 4 नाइट्रो, अगर ये 1 पोजीशन है तो 2, 3 एंड 4 नाइट्रो बेंजीन, ये आंसर सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेम द फॉलोइंग कंपाउंड अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम। तो अब ये जो कंपाउंड दे रखा है उसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख रहे हैं हम, तो कुछ ऐसा बनेगा। अब ये जो है इसमें नंबरिंग करेंगे तो 1 to 6 कुछ इस तरीके से आएगा। OH को हमने कुछ हाईलाइट करके रखा हुआ है। यहाँ पर 2 और 5 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है तो उसके अकॉर्डिंग आंसर बनेगा 2,5 डाई मिथाइल। फिर टोटल 6 कार्बन है तो हेड्स सारे के सारे सिंगली बॉन्डेड हैं, इसलिए एन 1,3 डायोल, क्योंकि फर्स्ट एंड थर्ड कार्बन के साथ OH आ रहा है तो 1,3 डायोल। फिर नेक्स्ट, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। अब ये जो रिएक्शन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट क्या बनेगी। तो इस रिएक्शन में यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और वो है NaBH4। NaBH4 जो है वो एक सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो कि अल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन कर सकता है, लेकिन वो एस्टर्स के ऊपर या ईथर्स के ऊपर कोई वर्क नहीं करता। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो ये वाला ग्रुप एस्टर वाला है, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगी, जबकि ये कीटोनिक ग्रुप जो है उसका कन्वर्जन हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग वहां पर OH आ जाएगा। तो अगर ऐसा आ जाए तो अवेलेबल ऑप्शंस में से यहां पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। डी वाले ऑप्शन में ही आप देख रहे हो डबल बॉन्ड O की जगह पे OH आ रहा है, बाकी का सिनारियो एज इट इज रहता है। फिर नेक्स्ट, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर देयर इन एस्पिरिन
रिस्पेक्टिवली, मतलब हमें नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स के बारे में बताना है, तो उसके लिए पहले एस्पिरिन का फॉर्मूला क्या होगा वो तो पता होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है। तो यहाँ पर एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड जो होता है उसको बोला जाता है एस्पिरिन, और ये जो एस्पिरिन है उसमें अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड काउंट करेंगे तो जो भी ग्रीन कलर से आप देख रहे हो वो पाई बॉन्ड हो जाएंगे, और सेम वे बाकी सारे जो हैं वहाँ पर सिग्मा बॉन्ड आ जाएंगे। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हर एक कार्बन जो इस टाइप का है उसके साथ एक एक हाइड्रोजन भी तो आ जाता है, और वो जो हाइड्रोजन है उसके साथ भी सिग्मा बॉन्ड होगा। तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, 21 सिग्मा बॉन्ड एंड 5 पाई बॉन्ड्स। नेक्स्ट, विच इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ रिमर-टिमन रिएक्शन। तो अब रिमर-टिमन रिएक्शन क्या होती है वो याद करो। फिनॉल से अगर हम इसमें कन्वर्जन कर रहे हैं तो इसको बोला जाता है रिमर-टिमन रिएक्शन, जिसमें CHCl3 क्लोरोफॉर्म और NaOH का यूज होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग इसको बोला जाता है सैलिसाल्डिहाइड, तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। यहां पर बना है सैलिसाल्डिहाइड। अगर CHO की जगह COOH हो जाता तो उसको हम कह सकते थे सैलिसिलिक एसिड। फिर नेक्स्ट, यहां पर कुछ सजेशंस हैं, इसके ऊपर ध्यान देने जैसा है, देखो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट्स X एंड Y ऑफ द रिएक्शन रिस्पेक्टिवली। अब ये रिएक्शन है, उसमें X एंड Y जो है वो प्रोडक्ट्स क्या होंगी। तो टेक्स्ट बुक में एज इट इज दे रखा है कि अगर हमारे रिएक्टेंट के तौर पे कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल है, मतलब कोई ऐसा पार्ट है जो ईथर में 2 पार्ट जुड़ते हैं, उसमें से कोई एक पार्ट ऐसा है जो कि टर्शरी है, तो वहां पर SN1 मैकेनिज्म से शुरुआत होती है। SN1 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग ये वाला जो पार्ट है वो कार्बोकैटायन बनेगा। ये कार्बोकैटायन बन जाए तो उसके साथ आयोडीन जुड़ जाएगा, बाकी वाले पार्ट के साथ हाइड्रोजन आ जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट मिल जाएगी कुछ इस तरीके से। SN1 के अकॉर्डिंग टर्शरी पार्ट जो है उसके साथ आ जाएगा आयोडीन, और बाकी का पार्ट है उसके साथ हाइड्रोजन। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगर HI के साथ यूज करेंगे ना तो यहां पर आयोडीन आ जाएगा। वैसे कि इतना सा करेक्शन है वो आप समझ लेना। नेक्स्ट देखते हैं, विच रिएजेंट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन टू बेंजाल्डिहाइड बाय गेटरमैन-कोच रिएक्शन। तो अब गेटरमैन-कोच रिएक्शन जो है उसमें कौन सा रिएजेंट यूज होता है वो पूछ के रखा था। CO एंड HCl यूज होते हैं, और एनहाइड्रस AlC3 की प्रेजेंस होनी जरूरी है, तब जाके ये रिएक्शन हो जाएगी। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, कैनिजारो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय। अब ये जो कैनिजारो रिएक्शन है वो कौन दे सकता है। तो कैनिजारो रिएक्शन जो है उसके होने के लिए अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो हमें बस उतना सर्च करना है कि किस केस में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो तो कैनिजारो रिएक्शन दे सकते हैं, लेकिन अगर कहीं अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो कैनिजारो रिएक्शन नहीं होगी। दूसरी बात, कैनिजारो रिएक्शन स्पेसिफिकली एल्डिहाइड के लिए वर्क करती है। तो यहां पर जो अवेलेबल ऑप्शन है उसमें अगर एल्डिहाइड के सिवा अगर कुछ दिया हो तो वो भी वर्क नहीं कर सकता। अब यहां पर देखते हैं, तो यहां पर ऑप्शन ए जो है वो CH3CHO है, उसमें ये वाला कार्बन जो CHO के साथ जुड़ा था वो अल्फा कार्बन था, उसके साथ तो 3 अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल थे, तो वो तो कैनिजारो दे ही नहीं सकता। जबकि इसमें देखते हैं ये अल्फा कार्बन हुआ, उसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, तो अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल ही नहीं है। सेम वे अगर फॉर्माल्डिहाइड देखते हैं तो उसमें भी कोई अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन होने का सवाल ही नहीं। इस केस में देखते हैं तो यहां पर अल्फा कार्बन जो है उसके पास कोई भी हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं। तो अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन ए जो है, जो कि CH3CHO के बारे में था, वो कैनिजारो रिएक्शन नहीं दे सकता। नेक्स्ट देखते हैं, विच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड व्हेन साइक्लोपेंटेनॉन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्सिलेमाइन इन एसिडिक मीडियम। तो अगर साइक्लोपेंटेनॉन देखते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा कि साइक्लोपेंटेन और ये कीटोनिक ग्रुप, तो साइक्लोपेंटेनॉन। अगर उसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ तो यहां पर H2O रिलीज होगा और नाइट्रोजन यहां पर जुड़ के N-OH बना देगा। इसको बोला जाता है ऑक्साइन। ऑक्साइन वाला हमारे पास एक ही ऑप्शन था,
जो कि था सी, साइक्लोपेंटेनॉन ऑक्साइन, साइक्लोपेंटेनॉन ऑक्साइन। तो ये बन जाएगा आंसर सी। फिर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स आयोडोफॉर्म रिएक्शन। अब आयोडोफॉर्म रिएक्शन के होने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, या तो उसमें COCH3 ग्रुप पहले से होना चाहिए, COCH3 को ही हम मिथाइल कीटोन कहते हैं, या फिर कुछ ऐसा जिसमें के ऑक्सीडेशन से मिथाइल कीटोन मिल रहा हो। मतलब अगर सेकेंडरी अल्कोहल प्रेजेंट हो तो उसमें ऑक्सीडेशन से मिथाइल कीटोन मिल सकता है। तो ऐसे केसेस में आयोडोफॉर्म रिएक्शन हो सकती है। हमें यहां पर बताना है कि कौन सी रिएक्शन है जो आयोडोफॉर्म रिएक्शन, कौन से रिएजेंट हैं जो आयोडोफॉर्म रिएक्शन दे सकते हैं। तो इन्हीं को अगर स्ट्रक्चर के तौर पे देखा जाए तो कुछ ऐसे हो जाएंगे। ऑप्शन ए जो है वो है बेंजोफिनॉन, फिर ऐसे ही ऑप्शन बी एसीटोन, ऑप्शन सी प्रोपेनॉल, ऑप्शन डी पेंटेन 3 ऑन। ये कुछ ऐसे बनेगा। तो इन सभी केसेस में जब हम चेक करते हैं, COCH3 सिर्फ एक ही केस में दे रखा है, बी वाले केस में, तो सिर्फ बी ही है जो कि आयोडोफॉर्म रिएक्शन दे सकता है। फिर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज हाईएस्ट Ka वैल्यू। अब इसको समझने के लिए हम यहां पर देखते हैं, Ka की वैल्यू अगर ज्यादा है तो Pk की वैल्यू कम हो जाएगी, स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। उसी से ऑपोजिट बात, Ka की वैल्यू अगर कम है तो Pk ज्यादा है, वीकर एसिड हो जाएगा। इसी के रिलेटेड एक और बात, अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है एसिड के साथ, जैसे यहां पर Cl जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स खींचे जाएंगे तो H को H+ के तौर पे निकालना आसान हो जाएगा। जबकि अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा है तो वो जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग हो जाता है, हाइड्रोजन को निकालना मुश्किल हो जाता है। तो यहां पर बन जाएगा वीकर एसिड, जबकि यहां पर H+ आसानी से दे सकते हैं, तो इस केस में बन जाएगा स्ट्रॉन्गर एसिड। तो हमारे पास जो अवेलेबल ऑप्शन थे उसमें CCl3 डी ऑप्शन में दे रखा था, जो कि अच्छा सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो उसके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन को रिलीज करना ज्यादा आसान होगा, तो उसके केस में वो स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाएगा। स्ट्रॉन्गर एसिड के केस में Ka की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, तो हाईएस्ट Ka वैल्यू ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग हो जाएगी। फिर नेक्स्ट, विच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड ऑन हीटिंग सोडियम एसिटेट विथ सोडा लाइम। ये सोडियम एसिटेट जो होता है कुछ ऐसे है, सोडियम एसिटेट उसकी NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं, तो यहां पर CaO के प्रेजेंस में, अब ये जो सोडा लाइम है उसी को NaOH प्लस CaO के तौर पे सोचा जाता है, तो यहां पर Na2CO3 जो है वो बाहर निकलेगा, Na2CO3, और हाइड्रोजन यहां पर जुड़ करके बन जाएगा CH4 जो कि है मीथेन। तो जो अवेलेबल ऑप्शन थे उसमें से ऑप्शन ए जो है वो आ जाएगा मीथेन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स कार्बाइल एमाइन टेस्ट। अब कार्बाइल एमाइन टेस्ट देने के लिए कंपलसरी होता है कि वहां पर एमाइन जो है वो या तो प्राइमरी हो, मतलब प्राइमरी होना चाहिए, उसी के साथ ये कार्बाइल एमाइन रिएक्शन हो सकती है। अगर सेकेंडरी या टर्शरी है तो कार्बाइल एमाइन रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो हमारे पास जो भी ऑप्शन दे रखे हैं उनके अगर स्ट्रक्चर देखें तो ऑप्शन ए जो है वो टर्शरी है, जबकि यहाँ पर बी एंड सी प्राइमरी हैं, और डी जो है वो तो एमाइड है, वो तो एमाइन है ही नहीं। तो यहाँ पर बी और सी दोनों आंसर आ जाएंगे। बोर्ड में जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो ये दोनों आंसर कंसिडर किए गए थे, ये दोनों प्राइमरी एमाइन है। फिर नेक्स्ट, विच रिएजेंट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सेकेंडरी एंड टर्शरी एमाइन। तो अगर कोई सेकेंडरी एमाइन है तो वो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन दे सकता है। प्राइमरी या सेकेंडरी एमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन दे सकते हैं, जबकि टर्शरी जो है वो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं दे सकता, क्योंकि उसमें अवेलेबल हाइड्रोजन ही नहीं होता। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा हिंसबर्ग रिएजेंट। प्राइमरी या सेकेंडरी टेस्ट देंगे, जबकि टर्शरी जो है वो ये टेस्ट नहीं दे पाएगा। विच ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज करेक्ट। अब वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी की बात है तो एक सीधी सी बात है, वाटर जो होता है वो है पोलर, और पोलर की जो रिएक्शन, पोलर डिजोल्व किस में होता है, तो पोलर ही चीज़ों में डिजोल्व होगा।
या फिर NaCl जो पोलर था वो पानी जो कि पोलर है उसमें डिसॉल्व हो सकता है। तो पोलर डिसॉल्व्स पोलर, नॉन पोलर डिसॉल्व्स नॉन पोलर, बट पोलर एंड नॉन पोलर दे आर नॉट मिक्सिबल। तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो जो फिनाइल ग्रुप होता है या जिसको एराइल ग्रुप बोलेंगे वो तो हाइड्रोफोबिक होता है, तो मतलब उसमें तो सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी। तो अवेलेबल जो ऑप्शन है उसमें जिस भी केस में C6H5 में सॉल्युबिलिटी सबसे कम है वो ये वाला केस और C, ये दो केस हो रहे थे। तो हमें सोचना पड़ेगा इन दोनों के बारे में। अब इथाइल के रिगार्डिंग जब ये चीज सोची जाए तो उसमें टेक्स्ट बुक में एज इट इज दे रखा है कि इथाइल के केस में सॉल्युबिलिटी C2H5NH2 की ज्यादा होगी, ये प्राइमरी एमाइन हो जाएगा, प्राइमरी एमाइन, जबकि ये जो है वो सेकेंडरी हो जाएगा। तो सॉल्युबिलिटी जो है वो इसकी ज्यादा होगी। इसका रीजन क्या था? तो इसमें अवेलेबल हाइड्रोजन ज्यादा होंगे जो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, जबकि इस केस में अवेलेबल हाइड्रोजन कम है तो उसके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन बॉन्ड भी कम बनते हैं तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट ड्यू टू एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन। अब एनिलीन का एसिटाइलेशन करेंगे तो कुछ ये मिलेगा। अब ये जो है इसी का IUPAC नेम पूछ के रखा है तो वो हो जाएगा एन फिनाइल, एन फिनाइल। फिर ये वाला जो ग्रुप है उसको बोला जा सकता है इथेनेमाइड, दो कार्बन के रिलेटेड एमाइड हो तो इथेनेमाइड, तो एन फिनाइल इथेनेमाइड, वो ऑप्शन बी में दे रखा है जो कि सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, विच प्रोडक्ट इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय सैंडमेयर रिएक्शन। तो देखो सैंडमेयर रिएक्शन जो है उससे क्लोरोबेंजीन बन सकता है, ब्रोमोबेंजीन बन सकता है, साइनोबेंजीन भी बन सकता है, लेकिन आयोडोबेंजीन नहीं बन सकता। उसके लिए Ki का यूज किया जाता है। तो यहां पर ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, विच एमाइड गिव्स प्रोपेनेमाइन बाय हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। तो हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन जो थी उसके अकॉर्डिंग कौन सा रिएजेंट है जो कि हमें प्रोपेनेमाइन देगा, तो इसको समझते हैं। यहां पर ध्यान से देखो, ये है ब्यूटेनेमाइड, ब्यूटेनेमाइड से यहां पर प्रोपेनेमाइन बन जाएगा। अगर आपको याद है तो यहां पर ये जो हॉफमैन ब्रोमेमाइड वाली रिएक्शन है वो एमाइड को एमाइन में कन्वर्ट कर देती है, CONH2 को NH2 में कन्वर्ट कर देती है। तो अगर सिंपली इसकी जगह पर NH2 सोच लो तो यहां पर ब्यूटेनेमाइड था और यहां पर बन गया प्रोपेनेमाइन। तो जो रिएजेंट है वो हो जाएगा ब्यूटेनेमाइड, ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट, व्हाट इज द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ लैक्टोज। अभी जो लैक्टोज है उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या मिलेगा, तो गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज ए विटामिन। तो इन सब में से विटामिन सी जो है उसका नाम हो जाता है एस्कॉर्बिक एसिड, तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, वो विटामिन सी के रिगार्डिंग। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट इन विच टू पेयर ऑफ बेस इन डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ DNA। तो यहां पर दो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे होते हैं, मतलब एडेनिन और थायमिन के साथ भी बन जाता है और साइटोसिन और ग्वानिन के साथ भी बन जाता है। यहां पर ये दोनों बातें याद रखने जैसी हैं कि एडेनिन एंड थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जबकि साइटोसिन एंड ग्वानिन के बीच में होते हैं 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो अवेलेबल ऑप्शन थे उसमें से ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। एडेनिन एंड थायमिन जो है उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। विच एमिनो एसिड इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। अब एमिनो एसिड जो है जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है तो उसके लिए उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये होता है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन जो है वो सिंपलेस्ट एमिनो एसिड के तौर पे, इसको अल्फा एमिनो एसिड भी कहते हैं। यहां पर जो है कार्बन की 4 डिफरेंट वैलेंसी नहीं है, मतलब कायरल कार्बन ही प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि यहां पर तो 2 वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई। तो ये जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, इसलिए ग्लाइसिन जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ऑप्शन डी आ जाएगा। विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। तो सॉलिड सॉल्यूशन में हो जाता है एलॉयज। तो यहां पर जो एलॉय दे रखे हैं वो ऑप्शन सी में दे रखा है।
कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड, तो कॉपर वो भी सॉलिड होगा, गोल्ड वो भी सॉलिड होगा, जब उनको मेल्ट करके उनका सॉल्यूशन बना जाएगा तो वो भी सॉलिड होगा, तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन dissolved in 120 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। अब मास परसेंटेज फाइंड करने के लिए ये कैलकुलेशन देख सकते हैं हम। यहाँ पर टोटल मास जब काउंट करेंगे तो बेंजीन एंड CCl4 का मास हो जाएगा 144 ग्राम। मास परसेंटेज को काउंट करने के लिए एक फॉर्मूला था और वो था मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 100 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 100 है डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन है, आंसर हो जाएगा 15.28%। फिर नेक्स्ट, वी हैव 3 एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ NaCl लेबल्ड A, B एंड C। इनके कॉन्सेंट्रेशन दे रखे हैं 0.1 मोलर या 0.01 या 0.001 मोलर। द वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर फॉर दिस सॉल्यूशन विल बी इन द ऑर्डर। अब इनके लिए वांट ऑफ फैक्टर हैं, उनकी वैल्यूज क्या होगी? तो यहां पर टेक्स्ट बुक में एक टेबल दे रखा है वांट ऑफ फैक्टर के रिगार्डिंग। उस टेबल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जैसे ही डाइल्यूशन बढ़ता जाता है, डाइल्यूशन बढ़ेगा या फिर हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आयोनाइजेशन जो है वो 100% होता जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग वांट ऑफ फैक्टर जो है वो एज इट इज नंबर ऑफ सेपरेटेड आयंस के अकॉर्डिंग सोचा जाएगा। जैसे NaCl में से एक Na+ एंड एक Cl- मतलब 2 आयंस जनरेट होते हैं, तो जैसे ही हम डाइल्यूशन बढ़ा देते हैं या फिर कॉन्सेंट्रेशन कम कर देते हैं, तो जो सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन वाला है यहाँ पे 0.001, उसके केस में ऑलमोस्ट 100% आयोनाइजेशन हो गया, तो वहां पर वांट ऑफ फैक्टर 2 हो जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। इसमें वैल्यू 2 आ जाएगी, इसमें उससे कम होगी, इसमें उससे भी कम वैल्यू मिलेगी। एक और भी केस था बोर्ड की एग्जाम में, इस क्वेश्चन में 2 आंसर सिलेक्ट किए हुए थे C एंड D, क्योंकि यहाँ पर C जो ऑप्शन है तीनों के I की वैल्यू सेम होगी, वो भी पॉसिबल है, ऐसा बताया था। मैं प्रिफर कर रहा हूँ इसमें स्पेसिफिकली D ऑप्शन ही टिक करना, क्योंकि टेक्स्ट बुक में एज इट इज सिंपली इतना ही बताया है कि जब डाइल्यूशन बढ़ जाता है, जब कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, तब I फैक्टर जो है उसकी वैल्यू बढ़ रही। फिर नेक्स्ट, फॉर 1 मोलर एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज विच वन इज करेक्ट। अब 1 मोलर है तो इक्वेशन क्या बनता है? सिंपल इक्वेशन था डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। इस इक्वेशन में अगर M की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं तो डेल्टा TB जो है वो KB के इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर डेल्टा TB और KB इक्वल हो ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग। नीचे में से कौन सा है जो आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा? तो आइडियल सॉल्यूशन के तौर पे जो है वो बेंजीन एंड टोल्यूइन होते हैं, ये टेक्स्ट बुक में एज इट इज आ रहा है। बाकी जो है वो आइडियल सॉल्यूशन में काउंट नहीं होते, तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट, an unripe mango placed in a concentrated salt solution to prepare pickle shrivels because। अब जब हम अनराइप मैंगो लेते हैं और उसको हम ऐड कर देते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट के सॉल्यूशन के अंदर, तो वो पिचक क्यों जाता है? क्योंकि उसमें से वाटर जो है वो बाहर निकल गया। यहाँ पर सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कम था, मैंगो के अंदर कॉन्सेंट्रेशन कम है, सॉल्ट वगैरह कम अमाउंट में है, जबकि बाहर की तरफ जो है वो सॉल्ट सॉल्यूशन था हाईली कॉन्सेंट्रेटेड वाला। तो बाहर की तरफ कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो ऑस्मोसिस प्रोसेस होगी, लिक्विड जो है वो मैंगो में से उसके बाहर की तरफ जाएगा, जो कि ऑस्मोसिस प्रोसेस से लिक्विड जब बाहर निकल गया तो मैंगो जो है वो श्रिंक हो जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो अवेलेबल ऑप्शन थे उसमें से ऑस्मोसिस प्रोसेस वाला ऑप्शन ए है, इट लूजेस वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैन बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। वो कब पॉसिबल होगा? तो जब हम ये जो सेल है जो वर्क कर रहा होता है उसको हम एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाते हैं जो इवन सेल के पोटेंशियल से ज़्यादा हो जाए। मतलब अगर हम एक्सटर्नल पोटेंशियल लगा दें जो सेल के पोटेंशियल से ज़्यादा हो
तो जो नॉर्मली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है वो अपोजिट हो जाएगा, वो बन जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और वो है ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग। फिर ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर डैनियल सेल इज 1.1 वोल्ट। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी फॉर दिस रिएक्शन। अब इसमें फैराडे कांस्टेंट जो है ना उसकी स्पेसिफिक वैल्यू लेने को बोला है, तो आपको इसी पर्टिकुलर वैल्यू से काउंटिंग करनी होगी। इसका काउंटिंग यहां पर करके रखा है, ध्यान से देखिए। तो डेल्टा जी स्टैंडर्ड इज इक्वल टू माइनस NF E स्टैंडर्ड। इसके अंदर n की वैल्यू 2 होगी क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो चेंज होगा वो 2 होगा। फैराडे कांस्टेंट इन्होंने दे रखा है, वही का वही हमें लेना है, और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जो है वो हम लेंगे 1.1 वोल्ट। फिर एक बार और यहां पर देखते हैं, n की वैल्यू हो गई 2, तो -2 फैराडे कांस्टेंट हो गया। E0 सेल अगर इन सब की वैल्यू रखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आंसर जूल में आ रहा है। यहाँ पर जो ऑप्शंस दे रखे थे उसमें आंसर दे रखा था किलो जूल में, तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सॉल्यूशन खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल। अगर आप मानस इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ना चाहते हो तो नज़दीक में ही कुछ नई बैचेस शुरू हो रही हैं, इसके ऊपर ध्यान दे सकते हो और इसके लिए कांटेक्ट कर सकते हो धवल सर का। मानस इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच।